जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज फिर से प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ। 69 बीपीएससी वाले हों, टीचर्स अभ्यर्थी हों या एपीओ वाले हों, ज़रूर देखा कीजिए पूरा वीडियो, तभी आपको नॉलेज मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो आइए चलते हैं। उम्मीद करूँगा आप आज भी पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, जानकारी तो हर प्रश्न ही वीवीआई है, तो जानकारी तो अच्छा लगना ही है। खैर, आप पूरा वीडियो देखें या ना देखें, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है बनाना। मैं तो चाहता हूँ मेरे द्वारा एक छात्र भी अगर सफल हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आइए देखते हैं, आज भी अच्छे प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। आइए देखें, प्रश्न कुछ नए पुराने सब लेकर है। प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इस साल ज़रूर बीपीएससी में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में हुआ है, लिथुआनिया में। 11-12 जुलाई को 2 दिन सभा हुई थी। ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विनियस में हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने पूरा डिटेल लिखा है। और अभी हाल ही में नाटो में कौन सा सदस्य देश जुड़ा है? 31वां देश जुड़ा है, फिनलैंड। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था तो बहुत बच्चों ने गलत भी जवाब दिया, इसलिए मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, है ना। आइए देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है? बहुत इजी सा प्रश्न है। किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, बाकी मैं हर प्रश्न का लगभग डिटेल लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों। इसलिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। ठीक है ना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या कितना है? जनसंख्या उसका तो 6,36,382 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का? ये भी अच्छा प्रश्न है, आज ही मैंने इसमें भी पूछा भी था। सबसे कम का पूछा था, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? इसमें दिया नहीं है। ठीक है, दिया नहीं है तो पटना हो जाएगा, क्योंकि शिवहर का सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे शिवहर नहीं दिया है, तो आपका नहीं दिया है तो दूसरे स्थान पर पटना का आता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ ए होगा, पटना। ठीक है ना, तो इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ये पटना होगा। ठीक है, अगर दरभंगा के जगह शिवहर रहता तो आप शिवहर लगा सकते थे। तो शिवहर का सबसे ज़्यादा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 1880 है, जबकि पटना का है सेकंड स्थान पर 1823। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। ये प्रश्न आज मैंने पूछा भी था और इसलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, डाल देना चाहिए, है ना। इसलिए मैं ये प्रश्न को लाया हूँ। ठीक है, आइए देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? पुर्तगाली शक्ति, वैसे सबसे पहले पुर्तगाल कौन आए थे? तो वास्को डी गामा। लेकिन वो यहाँ पे ठहरे नहीं थे, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे और लेकर चले गए थे। जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 1509 से 1515 ईस्वी में ये आए थे और ये पुर्तगीज़ सेना के सेनापति थे। ठीक है, और कोची में अपना ये पहला मुख्यालय बनाए थे, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने डिटेल यहाँ पूरा लिख दिया, है ना। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की स्थापना की? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है, हर तरह के एग्ज़ामों में, चाहे बीपीएससी हो चाहे और भी कोई एग्ज़ाम, है ना। भारत में थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले मैडम ब्लेत्स्की तथा कर्नल ऑलकट थे। ठीक है, उसके बाद एनी बेसेंट रही थी, लेकिन स्थापना किए थे
मैडम ब्लेड्सकी ने, ठीक है, 1882 ईस्वी में। इनको ध्यान रखिएगा। बाद में एनी बेसेंट रही थी, जब तक उनका मृत्यु नहीं हुआ तब तक रही थी। ये पूरा डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर जानकारी तो सर अच्छी है ही, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। आप हो सकता है जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो लाइफ लाइन है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? तो रेलवे लाइन प्रथम स्थापित कब किया गया था? 1853 के समय। उस समय कौन था वायसराय? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है ना। वायसराय तो 1857 के बाद बने थे। तो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई, है ना। बहुत ईजी सा सवाल हो जाना चाहिए अब तो। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम वायसराय बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है ये। अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद उनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था विदेशी। लेकिन देसी जो पूछा जाएगा अगर भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा, वायसराय पूछ रहा है, तो आप वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उनको पहला जो है यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, पहला गवर्नर जनरल लास्ट में बनाया गया था जब देश आज़ाद हुआ था। उन्हीं के माउंटबेटन योजना के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं पूरा डिटेल लिख दिया हूँ, आप डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया? सबको पता होना चाहिए। 1930 ईस्वी के लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़ने के बाद, दांडी यात्रा के बाद कौन तोड़े थे? तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। 1930 में साबरमती से वो निकले थे दांडी के लिए। और यहाँ से प्रश्न तो है बीपीएससी का खास है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा डिटेल आपके पास है, आप ज़रूर से ज़रूर सही जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए कर दीजिए। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, वह कौन सा काल कहलाता है? तो नवपाषाण काल कहलाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फसल कौन सा था? जौ के रूप में माना जाता है। उसके बाद गेहूँ सब आया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? गोदीबाड़ा के लिए और बंदरगाह के लिए सबसे ज़्यादा लोथल प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है आपका सुतकोटदा भी है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, है ना। और भी ऑप्शन में हो तो ई ऑप्शन आजकल बीपीएससी का खास ऑप्शन रहता है, तो उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक से अधिक बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बराबर की गुहाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दिया था। ये बहुत बार सवाल बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ज़रूर से ज़रूर ध्यान कर लें। और उसमें 4 गुफाओं का नाम भी इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है सवाल में कुछ भी पूछ दे कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं कौन कौन से थे, कौन कौन सा ये निर्माण कराया था अशोक ने, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कर्ण, चौपार, सुदाम तथा विश्व झोपड़ी, ठीक है। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये कुषाणों को दिया जाता है, कुषाण शासक कनिष्क को, ठीक है ना। और ये बौद्ध भी सभा के अंतिम चौथे बौद्ध संगीति कराए थे, तो ये इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल इनका बनता रहता है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी जाती है, ठीक है। बाकी सबका यहाँ डिटेल है, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? नालंदा बौद्ध केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला जो है बौद्ध केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। नादिया नहीं था। ये तक्षशिला भी, क्योंकि चाणक्य यहाँ पढ़ाते थे
और उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाने में मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जो कि वो भी बौद्ध मानते थे। ठीक है, तो ये जो है नादिया नहीं है। नादिया कहाँ था? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यह तर्क शास्त्र के अध्ययन के लिए विख्यात था, न कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और नादिया कहाँ पड़ता है? वहीं के हैं गिद्ध गोविंद के रचयिता जयदेव। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है नादिया जगह, जहाँ से स्मृति वैवर्त के रचयिता शूलपाणि भी हुए और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव भी हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, बहुत इजी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कब बनवाए? 1571 ईस्वी में, और उसके बाद राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कर लिए थे। ठीक है, जानकारी अच्छी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाने जाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, सी आंसर। बाकी मैंने डिटेल पूरा लिख दिया है। वो कौन से संप्रदाय के थे? तो चिश्ती संप्रदाय के, चिश्ती सिलसिले के संत थे। ये बहुत बार पूछा है और ये इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, चिश्ती सिलसिला के संत थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है? कुतुब मीनार को संपूर्ण कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश ने, क्योंकि टूट गया था। और कुतुब मीनार कौन बना? ये पूरा डिटेल है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा लाइन इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद के रचयिता अभी मैंने ऊपर ही बताया। ठीक है ना, कहाँ के थे वो? नादिया के, पश्चिम बंगाल के, तो इसलिए गीत गोविंद जयदेव, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। वे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के सभासद थे। भी सवाल इम्पोर्टेंट है ना। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की? नहीं। आर्य समाज की? ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने ऊपर ही बताया है। ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में पूरा डिटेल लिख लीजिए। और प्रार्थना सभा किसने किया था? तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। बहुत बार जो है BPSC में ही बहुत बार पूछा, दूसरी जगह तो पूछता ही रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ करने वाले आचार्य विनोबा भावे का नाम आता है। विनोबा भावे कौन है? जो पहले सत्याग्रही थे। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही। बहुत बार सवाल बना है और कल भी मैंने कराया था, इसके बारे में बताया था। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, राजा राम राय के सहयोग से, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ के लेखक, आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया, है ना। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है उनको। और आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, बाकी सबको इम्पोर्टेंट है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ? पहले ये जान ले, तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ, है ना। पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान जो है और मोहम्मद गोरी के बीच में, है ना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए तराइन के, एक 1191 में और एक 1192 ईस्वी में। पहले में तराइन के युद्ध में गौरी जो है पराजित हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन उसको मोहम्मद गौरी को बहुत
होता है तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। इसलिए यहाँ प्रश्न है कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, राइन के 2 युद्ध हुए, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिए, 1191 और 1192 में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिए, इजी सा प्रश्न है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल का स्थान प्रथम स्थान पे है और बिहार का स्थान द्वितीय है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिए। भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये पूछेगा तो केसर आप लगा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये भी बहुत ईजी सा सवाल है, लेकिन बहुत व्यक्तियों के लिए, बहुत छात्रों के लिए जो नए हैं उनके लिए बहुत हार्ड है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों, अभी फ़ायदा नहीं होगा, अगले एग्जाम में फ़ायदा होगा, कभी जब पूछ देगा तब फ़ायदा होगा, है ना। और अनुच्छेद 80 के अनुसार ये करते हैं राष्ट्रपति मनोनीत। राज्यसभा के चेयरमैन कौन चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के? तो राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति जो है पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को बोला जाता है ना। ये भी अच्छा सवाल है और इजी सा सवाल है। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? तो उपराष्ट्रपति। आइए देखें आखिरी सवाल आज का, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन होता है, कैसे होता है? तो लोकसभा के सारे सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी इजी सा सवाल है, दोनों सदनों द्वारा नहीं होता, संसद के सभी सदस्यों द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा भी नहीं होता, ये तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता ही। ठीक है ना, तो ये भी अच्छा सवाल है, सही आंसर। तो ज़रूर से ज़रूर नोट करें, आज सारे अच्छे प्रश्न थे और जानकारी तो अच्छी है ही दोस्तों, लगनी चाहिए अच्छी, अगर नहीं लग रही है तो ये आपकी गलती है। इतने अच्छे प्रश्न हैं जहाँ आपको हर एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न दिखेंगे ही। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।